बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक जी। आज फ्राइडे का दिन है, बड़ा बाबरकत दिन होता है और वीक का इख्तिताम भी होता है समा फरास। अच्छा जी, उम्मीद करते हैं आपका दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आप तैयारी में होंगे ऑफिस जाने की, स्कूल जाने की। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं आजकल। तो आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जी जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है क्लाइमेट चेंज। और इस पर तो हम अगर ना बात करें तो हमारा शो इनकम्प्लीट होता है, बिकॉज़ आई बिलीव कि ये इतना मेजर इशू है जो हर गुज़रते दिन के साथ हमारी ज़िंदगियों पे, हमारे इस अर्थ के ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट डाल रहा है और इन अ नेगेटिव मैनर एज़ वेल। पाकिस्तान जी एक गैर मामूली मौसमियाती तब्दीली की हवाले से कह लें कि उसकी दहलीज़ पे खड़ा है। आलमी माहौलियाती जो पैटर्न है लानीना, उसकी वापसी ने एक ख़तरे की घंटी बजा दी है, जिसके बायस पाकिस्तान को इस साल शदीद सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कम बारिशें, ज़रूरी बहरान पैदा होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और पार्टनर जो इदारे हैं उनकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि शुमाली पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, इसमें मामूल से कम बारिशें होंगी, जबकि जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में जो बारिशें हैं वो नॉर्मल रहने का इम्कान है। इन तब्दीलियों से जी ना सिर्फ हम फसलों की बात करें, उनकी कटाई मुतासर हो सकती है, डेंगू, स्मॉग, ग्लेशियर पिघलना, झील फटना, आलूदगी में इजाफा होना, ये सब एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जी हुकूमतों और आलमी इदारों की रिस्पॉन्स सलाहियत भी इस हवाले से कमज़ोर पड़ी है, जबकि मकामी जो ज़राअत है, मईशत है, सेहत का शोबा है, बैक वक्त कई चैलेंजेस से दो चार है। अगर हमने इन पैटर्न्स के बदलने पर फौरी तौर पे गौर ना किया, एक्शन ना लिया, तो क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक और ज़रूरी या इंसानी बहरान का सामना कर सकता है? इस पे भी हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ज़ैनब नईम मौजूद हैं, माहिर माहौलियात है, हमारे साथ पहले भी कई दफ़ा शो का हमारे हिस्सा बन चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब नईम। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर ज़ैनब, ये हमें ज़रा लानीना इफ़ेक्ट के हवाले से ज़रा बताइएगा। पहले तो इस फिनोमिना को हम थोड़ा समझ लें और फिर इस पर डिस्कशन करें। जी, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली लानीना इफेक्ट जो है ये पैसिफिक ओशन में एक वेदर साइकिल, ये एक पैटर्न है जो कि एनसो का हिस्सा है। एनसो के दो हिस्से होते हैं, एक लानीना होता है और एक एल नीनो होता है। एल नीनो की वजह से जो है वो साउथ एशिया की तरफ गर्म हवाएं या ये ड्राउट का सीज़न आता है, कम बारिशें। और लानीना जब शुरू होता है तो साउथ एशिया के खित्ते में जो है वो ठंडी हवाएं और सर्दी और टेम्परेचर का गिरना, और कभी कभी वो अपने साथ ज़्यादा बादल और बारिशें भी लेकर आता है। तो इस दफ़ा जो प्रोबेबिलिटी है लानीना की वो बताई जा रही है कि वीक लानीना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से साउथ एशिया में सर्दी की जो है लहर शदीद हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है, ये क्योंकि क्लाइमेट इज चेंजिंग, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से लानीना शदीद भी हो सकता है और लानीना नहीं भी आ सकता, अचानक ये पलट भी सकता है। लेकिन हमें एक और बात का ख्याल रखना है कि जब भी सैलाब आते हैं जिस भी साल, उस साल सर्दी वैसे ही मामूल से ज़्यादा पड़ती है, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ से पानी उतरा होता है और वहाँ पे सैलाब मुतासरीन के लिए मसला बढ़ता है। फिर जब लानीना होता है तो वो अपने साथ एक प्रोसेस होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यानी कि जो आपके नॉर्थ पोल से सर्द हवाओं का सिलसिला होता है वो भी इस तरफ आ सकता है, जिसकी वजह से ये जो आपके डेवलपमेंट इदारे हैं ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद इस दफ़ा सर्दी की लहर शदीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। लेकिन ये जब वक्त आता है हम तभी बता सकते हैं कि शिद्दत आ रही है या फिर बारिशें मामूल से कम हो रही हैं। लेकिन अभी जो आप बात कर रही हैं ज़रूरी बहरान की, वो हम वैसे ही फेस कर रहे हैं चाहे सर्दी पड़े या ना पड़े, क्योंकि पूरी दुनिया में टेम्परेचर अबव नॉर्मल जा रहा है। अभी अक्टूबर के महीने में भी अगर आप टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाएं तो वो अबव नॉर्मल है, यानी कि ये वो ज़्यादा है। अक्टूबर के महीने की मुनासिबत से टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, लेकिन हम अभी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से उस टेम्परेचर को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम उस टेम्परेचर जो राइज़ कर रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, हमने इस बार मानसून बारिशों का स्पेल हो, बारिशों की शिद्दत हो, वो भी मामूल से ज़्यादा देखी है। और हर साल जब भी हम कहते हैं
वो एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्टेड जो वेदर होता है या बारिशें होती हैं उससे कहीं ज़्यादा हो रही होती हैं। मैं ज़रूर जिक्र करूँगी यहाँ पर, चाहूँगी आप इसको क्लियर भी करें कि जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं क्या ये सिर्फ बारिशों की शक्ल में, सर्दी की शक्ल में हमें मिलेंगे, या समहाउ ये जिन ग्लेशियर्स के पिघलने का बात कर रहे हैं, झील फटने के वाक़यात की बात कर रहे हैं, ये भी इसी तरह से एक्सट्रीम पे जाएगा? देखिए, जो एक्सट्रीम वेदर है वो आपको ज़्यादा शदीद गर्मी की सूरत में नज़र आएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है। यानी कि जो गर्मी वाले महीने हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे और गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि हर आने वाला साल या हर गुजरता साल जो है वो शदीद गर्म तरीन साल कंसिडर कर दिया जाता है, करार दे दिया जाता है कि गर्मी इतनी पड़ी जितनी दुनिया में पहले कभी नहीं पड़ी। तो ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी बात, जहाँ तक फोरकास्टिंग की बात है, देखिए इस साल भी हमारे जो लोकल इदारे उन्होंने फोरकास्ट किया था कि बारिशें मामूल से कम होंगी, क्योंकि साइंटिफिकली हमारी फोरकास्टिंग और वेदर प्रिडिक्शन जो है वो थोड़ी वीक है। और जबकि इंटरनेशनल इदारों ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। तो अब बात यह है कि हमें लोकली प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके और अपने साइंस और पॉलिसी को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी फोरकास्टिंग इम्प्रूव हो और हम वक्त से पहले कोई ऐसी फोरकास्टिंग ना करते जिससे हमारा किसान भी मुतासर हो रहा हो और हमारी फसलें भी मुतासर हो रही हैं, जो कि हमने इस दफ़ा देखा। तीसरी बात ये कि एक्सट्रीम वेदर आपको शदीद सर्दी की सूरत में भी मिल सकता है, उसका दौरानिया कम होता जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें, जहाँ पहले सर्दी का मौसम अगर 4 महीनों पर मुश्तमिल था, तो अब वो मौसम 2 महीनों पर आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। और इसके अलावा एक और जो चेंज आता है, जैसे आपने पिछले साल देखा कि जो बर्फ़ पड़ने का सीज़न था उस सीज़न में बर्फ़ नहीं पड़ी। आपके बर्फ़ जो पड़ी पहाड़ों पे वो आके जनवरी के बाद पड़ी। यानी इससे पूरा ये जो ग्लेशियर्स है, ये पूरा जो फ्रेश वाटर का साइकिल है, ये पूरा डिसरप्ट होके रह जाता है। और फिर आप ये भी देखते हैं कि मौसम बहार में एकदम यालाबारी होती है, खड़ी फसल तबाह हो जाती है, और यालाबारी में जो साइज होता है उन ओलों का वो इतना बड़ा होता है कि उससे आपका लॉस एंड डैमेज, अगेन जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां तबाह हो जाती हैं, बाइक्स तबाह हो जाती हैं, तो अमीर और गरीब के लिए वो डैमेज का वो जो तखमीना है वो अलग अलग होता है। तो ये दोनों सूरत हाल हो सकती हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा हमारी साइंटिफिक एविडेंस जो है वो मौजूद है, पर हम लोग शायद उस तरह से सीरियस ले नहीं पाए, इसीलिए हम उसको उस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पाते अपनी प्लानिंग में, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताकि आप ज़रूरी मुल्क हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर मौसमों का तगय्युर इतना शदीद हो गया तो हमारे जो क्रॉप्स हैं, हमारी सीड की वैरायटीज़ हैं, वो क्लाइमेट टॉलरेंट और क्लाइमेट रेजिस्टेंट कैसे बनाई जा सकती है, ताकि हमारा किसान महफूज किया जा सके। किसान तबाह तो आपकी इंडस्ट्री वैसे ही तबाह हो जाएगी। बिल्कुल, यू आर सो राइट। अच्छा, आपने अभी जो ग़ज़ाई बहरान का भी जिक्र किया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डॉक्टर ज़ैनब आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट और भी इस रिपोर्ट के हवाले से ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। ये हुकूमती और इमदादी इदारों की जो रिस्पॉन्स कैपेसिटी है विद टाइम, ज़ाहिर है हम उस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के लिए वैसे ही इन जनरल तैयार नहीं हैं। फिर इन इदारों की कैपेसिटी का कम होना ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है समहाउ, कि अगर हम टाइमली रिस्पांस नहीं कर पा रहे, अगर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे, तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत बर्स्ट हो सकता है। जी, और हम उसका इम्पैक्ट हर साल देखते हैं कि जब भी सैलाब आते हैं या ड्राउट का सीजन आता है, तो हमारे इदारों का रिस्पॉन्स रिएक्टिव होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोएक्टिव अप्रोच में यही होता है कि वो इवैक्यूएशन अच्छी करवा लेते हैं, लेकिन ये कोई स्ट्रैटेजी या ये कोई तरीक़ेकार नहीं होता। आप इस तरह से क्लाइमेट चेंज से नहीं निपट सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे लोकल इदारे, ख़ास तौर पे वो इदारे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटीज़ के साथ, उन इदारों की कैपेसिटी असेसमेंट की जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपका स्कैटर्ड सब्जेक्ट है, मुख्तलिफ इदारों में इरिगेशन है, वाटर है, फॉरेस्ट्री है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कैपेसिटी असेसमेंट करें कि क्या आपके इदारों में जो लोग मौजूद हैं उनकी बेसिक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कि नहीं, कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉटम अप अप्रोच वीक जा रही है, जिसकी वजह से आप उस तरह से प्लानिंग अपनी इन्फोर्स नहीं कर पा रहे जिसकी ज़रूरत है। तो एंटिसिपेटरी एक्शन बहुत ज़रूरी है, इसमें आपका अर्ली वार्निंग आता है। देखिए, इसका अंदाज़ा आप ऐसे
ऐसे ही लगा दें। मैं हमेशा बात करती आई हूँ कि हम जब अपना बजट भी बनाते हैं तो उस बजट में भी हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को उतनी अहमियत नहीं देते, हम इन्वायरमेंट या माहौलियात को अहमियत नहीं देते कि बजट ही स्लैश कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, सूबाई हुकूमतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से देखें कि अगर सिंध का सूबा है, उसमें हैदराबाद है, ठट्टा है, बदीन है, कराची है, तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर की वल्नरेबिलिटी अलग है। कहीं पे किसान बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, कहीं आपकी अर्बन पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको वल्नरेबिलिटी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जब आप डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे तो सूबे की प्लानिंग अच्छी होगी, और सूबे की अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो आपकी इवेंचुअली कौमी प्लानिंग जो है वो बेहतर हो सकती है। ये अप्रोच अभी तक मिसिंग है, और मुझे लगता है कि अगर अभी भी हमने नहीं की तो पता नहीं हम कौन से बड़े डिजास्टर का मजीद इंतजार कर रहे हैं। ये जो अप्रोच जिसकी आप बात कर रही हैं डॉक्टर ज़ैनब, ऑन ग्राउंड हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। ये अप्रोच होना या प्रायोरिटी होना भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी नहीं है समहाउ। बिकॉज मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है सिंस आई एम डूइंग शोज़ ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये सारी चीज़ें डिस्कशंस रोज़ाना की बुनियाद पे हम कर रहे हैं। बट जो आप जैसे एक्सपर्ट्स आते हैं उन सबका एक ही क्वेश्चन है, हम कर क्या रहे हैं। मतलब आई बिलीव कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, एक मिनिस्ट्री बना देना, सब कुछ कर देना, इट इज़ंट इनफ। हमें कोई ऑन ग्राउंड सूरत हाल नज़र भी नहीं आ रही है। आपको आ रही है? अगर आपकी नॉलेज में है तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करें ये। देखिए, मुझे लगता है ऑल्दो हमारा प्रोएक्टिव एक्शन वीक रहा अगेन इस साल के सैलाब में भी, हमने 2022 से नहीं सीखा। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल के सैलाब ने थोड़ा सा एक्ट किया इन अ सेंस कि हमारी पॉलिसी लेवल पे जो सीरियसनेस है वो इस तरह से आई कि आपके वज़ीर आज़म साहब ने इमरजेंसी का नफाज किया, क्लाइमेट इमरजेंसी, ज़रूरी इमरजेंसी, और उन्होंने प्लान का कहा कि मुझे क्लाइमेट प्लान रिक्वायर्ड है। उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया कि फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट जो है उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक्सेप्टेंस और ये चीज़ें पिछले सैलाबों में नहीं थी, अभी हुई हैं। हाँ, जहाँ तक इन्फोर्समेंट की बात है, इन सारी चीज़ों के लिए कभी कभी आपकी हुकूमत भी बन जाती है, उसके हाथ बन जाते हैं ना सेंस कि आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड है। आप पहले ही सैलाब से मुतासरा मुल्क है, और एक सैलाब आपको 30 साल पीछे ले जाता है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब, और अभी इस दफ़ा आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी इमदाद इंटरनेशनली नहीं मिली, और लोकली भी आपका प्राइवेट सेक्टर उस तरह से शामिल नहीं हुआ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। यानी इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जहां हम क्लाइमेट चेंज को सीरियस लेने की बात करते हैं, वहां पे हम फाइनेंस से अगर हाथ खींच लेंगे, इवन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी, तो एक मुल्क अपने आप को कैसे रिकवर कर सकता है, वो अडेप्टिव कैपेसिटी अपनी कैसे, जो आप बात करिए कोपिंग स्ट्रैटेजी, हम कैसे इंप्रूव करें, हम वहां पे सैलाब मुतासरीन की मदद करें, या हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, अर्बन प्लानिंग इंप्रूव करें, इसमें कई साल लग जाएंगे। तो वो जो आपको ग्राउंड से एक्शन मिसिंग नजर आ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ये कि हमारे पास फाइनेंस नहीं, कर्जों में डूबा हुआ मुल्क किस तरह से सॉरी क्लाइमेट एक्शन। डॉक्टर ज़ैनब, मैं यहीं पे एक सवाल आपसे कर रही हूँ, क्या हम उन इदारों से जो कि क्लाइमेट चेंज पे इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, वो ममालिक जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या हम अपना केस उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं कि जी हम वो मुल्क हैं जिसमें इम्पैक्ट आ रहा है, अगर आप हमें ग्रांट्स देंगे या आप हमारे साथ हमें हेल्प करेंगे इस क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए। प्रेजेंटेशन में समहाउ हमारी कमी है या नहीं, इदारों की तवज्जो ही नहीं है इस हवाले से। इंटरनेशनल में ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, अब ये आपका क्वेश्चन, यू हैव हिट द स्पॉट। ये सबसे बड़ा इशू है बिल्कुल हमारे एंड पे। 2022 के सैलाबों के बाद जिस तरह हमारा रिस्पॉन्स था, इस दफ़ा हमारा रिस्पॉन्स इंटरनेशनल लेवल पे बहुत वीकेंड रहा है। हम लोगों का मीडिया बहुत अच्छी तरह से उजागर करता रहा है थ्रू आउट सैलाब। मीडिया का रोल इस दफ़ा बहुत पॉजिटिव रहा, लेकिन जहां तक हमारे पॉलिसी मेकर्स का इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रोल था, वो टोटली मिसिंग था फ्रॉम द फ्रेम। मतलब हम लोगों ने, बात यह है कि पाकिस्तान
को पता है, ठीक है, हमारे अपने बहुत सारे मामला होंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मामला है जो हमने नहीं किया, हमारी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। और हर साल अगर हम क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो अब तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी फैसला दे दिया कि अगर किसी मुल्क की वजह से आप पे इम्पैक्ट आ रहे हैं तो आप उसको सू कर सकते हैं, ये आपका राइट है, क्योंकि ये ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट्स है। तो दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल फोरम्स आते हैं, आप डिप्लोमेटिकली वहां जाते हैं, वहां बताते हैं कि ये मामलात है, हमने इतने रिसोर्सेज हमारे पास थे, बाकी रिसोर्सेज है ही नहीं, तो हमें फाइनेंस रिक्वायर्ड है, आप हमें फाइनेंस देंगे। ये इक्विटी क्लाइमेट जस्टिस का मामला है, आपको दुनिया से एड नहीं मांगनी, ये रेपरेशंस हैं जो पेरिस एग्रीमेंट के बाद दुनिया बाउंड है। देखिए 2022 के सैलाबों के बाद तकरीबन $11 बिलियन का प्लेज कर लिया हमने जिनेवा में, दुनिया ने प्लेज कर लिया, आगे उन्होंने मशरूत कर दिया कर्जे की पेमेंट से। ठीक है, ये कहाँ का जस्टिस है? तो आप ये दुनिया की हिपोक्रेसी देखें कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान जैसे ममालिक देखें, हम फिर भी बेहतर हालात में हैं। जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं वो तो अगले चंद सालों में सफाई हस्ती से मिट जाएंगे, डूब जाएंगे मुकम्मल तौर पे। तो फाइनेंस है ही नहीं। अभी कॉप आने वाली नवंबर में, अगर अब भी डेवलप कंट्रीज नहीं आती तो मुझे लगता है पाकिस्तान को लीड लेनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज का केस बना के और अपना केस बना के, कि अगर दुनिया नहीं आती तो आप ग्लोबल साउथ इस पोजीशन में आए कि आप दुनिया को इस कॉन्टेक्स्ट में उन पे सैंक्शंस लगा सकें और उनको बता सकें कि आप अगर जस्टिस नहीं इंश्योर करेंगे तो हम ग्लोबल साउथ ना आपका वेस्ट मैनेज करेगा, ना आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल से डेटा की बेसिस पे आपको केस बिल्डअप करने की जरूरत है। और ये देखें, डिप्लोमेसी आपकी ना रीजन से स्टार्ट होती है। साउथ एशिया लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, आप रीजन में तो इंगेज हो एटलीस्ट, हमने वो भी नहीं किया। दैट्स अनफॉर्चुनेट। और वही बात है, जब तक हम अपना केस प्रेजेंट नहीं अच्छे से करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया भी इस तरफ आए कि क्लाइमेट चेंज से हमारे पे इम्पैक्ट आ रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद थी जी, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट है और अपनी माहिर जो ओपिनियन है वो इस हवाले से दे रही थी कि बड़ा ज़रूरी है जी कि हम अपनी पॉलिसी मेकर्स, हमारे लोग इस चीज़ को हाईलाइट करें इंटरनेशनली, अपने रीजन के अंदर इंगेज करें कि हम क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट झेलने वाला मुल्क है, और अगर हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दी गई तो फिर समहाउ क्या होगा, ये हम आइंदा आने वाले दिनों में जिन पैटर्न्स का जिक्र करें, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल में देखने को मिले। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मॉर्निंग पब्लिक जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज 17 अक्टूबर है जी, और दुनिया भर में गुर्बत के ख़ात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बेसिकली ये दिन ना सिर्फ गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की एक स्ट्रगल को या उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं उसको तस्लीम करने का एक मौका फराहम करता है, बल्कि ये भी हमें इस हकीकत की भी समहाउ एक रिमाइंडर है कि गुर्बत का खात्मा सिर्फ माली इमदाद से मुमकिन नहीं है। इसके लिए समाजी इंसाफ हो, इंसानी वक़ार हो, मौसर इदारा जाती मुआवनत है, वो सब लाजमी है। 2025 का मौजू भी यही है कि इदारा जाती बदसलूकी का खात्मा किया जाए, ख़ानदानों के लिए एक मौसर सपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया जाए। इसका मकसद भी यही है कि इन मसाइल को उजागर किया जाए। जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदान हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इसको फेस करते हैं, जिसमें सिर्फ भूख या तालीम की कमी नहीं होती, बल्कि स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, दीगर इदारों में मुसलसल बदसलूकी हो रही है। समाजी जो आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है, एक जबरी तकसीम नज़र आती है। एक मुआशरे का मसला नहीं है गुर्बत, बल्कि एक समाजी अखलाकी और पॉलिसी की भी समहाउ ये नाकामी है, और जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। अमजद भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद है, को फाउंडर हैं द नूर प्रोजेक्ट के, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और आपके इस प्रोजेक्ट के हवाले से तो हम कई दफ़ा आज बात पहले भी कर चुके हैं, आई एम श्योर, लेकिन आज जो हम गुर्बत के खात्मे का दिन करें, आज चाहूँगी इस पर कुछ ऐड करें। वही हम कर रहे हैं द नूर प्रोजेक्ट पे कि एक ही छत तले जो पाकिस्तान के अंदर और या पूरी दुनिया के अंदर गुर्बत, और गुर्बत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है, तो उनकी अगर बात करें तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिर्फ पैसे से गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती है। उसको जो मसाइल आ रहे हैं एक सफ़ेद पोश को, मतलब अगर वो किसी इदारे के पास काम के लिए जाता है तो रिश्वत जो उससे मांगी जाती है या उसको ज़लील किया जाता है, या जो कोई बेटी का दाखिला करवाने के लिए जाता है तो जो फ़ीसें वो सुन के हैरान रह जाता है कि उसके गवर्नमेंट स्कूल में तो उसको वैसे ही कैपेसिटी नहीं है, और 2.5 करोड़ सुन के कान पक गए हैं कि बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बिल्कुल। तो जो माशरे के अंदर ये जो बेइंसाफ़ियाँ हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं, इसको कैसे ख़त्म करना असल मसला ही है। NGOs बहुत दर्जे हद तक इसके अंदर काम कर रही हैं, जिसके अंदर द नूर प्रोजेक्ट भी है। और मेरा हमेशा से ये रहा है कि
आप यूनियन काउंसिल है आपके पास, वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर तो ये सारा सिस्टम चल रहा है इस फलाई रियासत वाला। हम इस्लामी फलाई रियासत होने के बावजूद क्या दे रहे हैं? मतलब एक यूनियन काउंसिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम है डेथ सर्टिफिकेट इशू करना, बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना, सालसी करवाना। आप यकीन करें कि अभी सिर्फ 2 दिन पहले मेरे पास खातून आई और वो शरकपुर से, कि उसके बच्चों के बेफाम बनाने के लिए वहाँ से उससे 20-20 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है। 20-20 हज़ार रुपया एक गरीब बंदे से बेफाम बनाने के लिए। और वो आप यकीन कि मेरे पास वो टैप्टा का कोर्स करने के लिए, मेकअप का कोर्स करने के लिए शरकपुर से आ रही है अपने 3 बच्चों को पालने के लिए। छोटी बेटी 10 साल की, उसने EME में किसी घर में दी हुई है ताकि कुछ उसको पैसे मिल सकें। 2 बच्चों को यहाँ से वो सीख के जाती है, जाके खाना बनाती है, कहती है घर में 2 चारपाइयाँ हैं, 2 रज़ाइयाँ हैं या 2 कपड़े हैं। तो वो उसके साथ, मियाँ उसका ड्रग एडिक्टेड था, वो छोड़ के जा चुका। तो वो जो ड्रग एडिक्टेड था वो भी किसी मसाइल की वजह से वो उस तरफ गया, वरना शायद वो भी ये ना करता। तो बेइंसाफ़ियों को ख़त्म करने के लिए माशरे में सबको किरदार अदा करना, इदारों को करना पड़ेगा। वो जो कहते हैं कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो आप एज ए अवाम, एज अ पब्लिक, आपको भी, आपका भी हक बनता है कि आप अपने इलाके में होने वाली बेइंसाफ़ियाँ, नाइंसाफ़ियाँ, उनको ख़त्म करने। मसलन आप तो और आपके बच्चे तो पेट भर के खाना खा के सोते हैं। आपने कभी ये सोचा कि मेरे हमसाए में कोई किसी ने खाना खाया नहीं खाया? हमें पता भी नहीं होता सर कौन है आपके हमसाए में, आजकल तो ये टाइम है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल खाना वाला तो बहुत बेसिक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तुम पहनते हो वही दूसरों को पहना, अपने मुलाजमीन को पहनाओ। जो तुम खाते हो वही उनको। हम कर सकते हैं ये। हम कभी अपने बचे हुए खाने भी उनको नहीं देते, वो स्टोर कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं कि 3 दिन बाद खाएंगे। और आप उनको क्या देते हैं? जब कोई फेंकने वाली चीज़ होती है तो तब उनको देते हैं। एक ड्राइवर को आप क्या सैलरी दे रहे हैं? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये में उसके 4 बच्चों का मुझे कोई बजट बना के दिखा दे। एक कमरे में वो सीधा कमरे में वो रह रहे हैं, उसी के अंदर वॉशरूम है, उसी के अंदर उनका किचन है, उसी वॉशरूम के साथ किचन होता है। तो आप जिस बैक्टीरिया को ख़त्म करने की, जिस डेंगू को ख़त्म करने की, जिस इस गुर्बत को ख़त्म करने की बात करते हैं, क्या हम अपना हिस्सा उसमें डाल रहे हैं? तो मैं तो बातें करने से ज़्यादा मैं अमल पे, एक्ट पे यकीन करता हूँ। जो हमारे मदीना की रियासत में था, जो हमारे मुसलमानों के साथ था, उसको दूसरों ने तो इम्प्लीमेंट कर दिया, हमें इम्प्लीमेंट करना है इसको। अच्छा जवाहर साहब, ये जो हम अभी जिस इदारों का हम जिक्र करें, आप जैसे इदारे जैसे नूर प्रोजेक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, और भी ऐसी NGOs हैं जो काम कर रही हैं, बट मैं स्टेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है समहाउ, लेकिन मैं ब्लेम नहीं कर रही, बट आई रियली वांट आपकी जो स्टेट के एंड से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि किसी का बेफॉर्म मिलना है, किसी की कोई चीज़ है, किसी इदारे में वो जा रहे हैं, नादरा के ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, उनको एटलीस्ट वो डिग्निटी के साथ अपना बेसिक काम तो कर सकें। अगर वो एजुकेटेड नहीं भी है तब भी वहाँ पे मसला, ये जो छोटे छोटे ग्रास रूट लेवल से इशू है, आई थिंक ये समहाउ बहुत सारे लोगों को रिबेलियस भी कर देते हैं। होता ही यही है कि देखें ना, माशरे में जब बेइंसाफ़ी होगी तो कोई चोरी क्यों करेगा? मेरे इलाके के अंदर नूर प्रोजेक्ट जहाँ पे है, खालिकाबाद और 35-40 गाँव हैं, और सबसे वनरेबल गाँव थे ये। ठोकर न्याज़ बेग जो जानते हैं, शाहपुर हो गया, रायबंद रोड हो गया, ये वनरेबल इलाके थे। तो वहाँ पे इस एक नूर प्रोजेक्ट की वजह से उस एरिया का क्राइम रेट 60% नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि उसके बच्चों को तालीम मिल रही है, उसको हेल्थ मिल रही है, हॉस्पिटल है, उसको राशन मिल रहा है। अगर वो बहुत ही गरीब आदमी है, माजूर है, उसको जॉब मिल रही है, जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हमारी अपनी है, उसकी जो शेल्टर होम है वो हमारे पास है, बच्चियाँ यतीम हैं, वो हम उनको डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर, उनको वो पढ़ा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं तो कुछ तो करना है ना। अब जब इदारे की बात करते हैं, है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ये है कि वो क्राइम को ख़त्म करने के लिए CCD बना सकती है, तो इन इदारों में क्यों नहीं CCD बना सकती कि इदारों को कहीं खबरदार, किसी ने किसी गरीब से पैसा मांगा तो हम उसको सज़ा देंगे, किसी ने किसी गरीब की जो शिकायत है FIR दर्ज न की तो हम उसका ये करेंगे। अब एक घर में एक औरत को निकाल के आप बाहर फेंक देते हैं, वो गली में पड़ी भी है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, मियाँ उसका जिससे मर्जी उसको मारे, जैसे मर्जी हरास करे। ये तो कोई तरीका नहीं है। वो बच्चों को लेके कहाँ जाए? तो और ये रोज़ हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम रोज़ हो रहा है। हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि प्लीज़ बाहर निकलें। मैं कहता हूँ कि 1-2 बच्चों को, करोड़ों बच्चों को खाना ना खिलाएं। खुदा के वास्ते ये पैसा जो टैक्स का इकट्ठा होता है, जो पूरी दुनिया में है, इसको ला के नीचे तबके को ऊपर उठाएं, तभी ठीक होता है। वेस्ट क्यों ऊपर गया? यूरोप क्यों ऊपर गया?
एक ही तरीका है कि उन्होंने अपने वहाँ सारे MBBS नहीं करते हैं, सारे मास्टर्स नहीं करते हैं, GCSE जो मैट्रिक है हमारा यहाँ तक पढ़ते हैं 80% उनके, 20% सिर्फ कामयाब होते हैं। हमारे लोग हैं एशियन जो वहाँ जाके कामयाब होते हैं। हमारे बच्चों को हमें वैसे ही शौक़ है पढ़ाने का, और जब हमें वहाँ पे मुफ्त तालीम मिल रही होती है, मुफ्त मेडिकल मिल रहा होता है, तो हम बड़े खुश होते हैं कि जी क्या सिस्टम है। वो सिस्टम उनको इस्लामी सिस्टम है, फलाई रियासत वाला। तो यहाँ क्यों नहीं है? खुदा के वास्ते यार, जो लोग बाहर बैठे मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो भी आएँ, हमें डोनेशन देते हैं। हम पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों से डोनेशन लेके आते हैं, और वो यही कहते हैं कि यार जाके मेरे बच्चों को पढ़ाना यार, अमजद प्लीज़ यार, ये किसी की शादी है यार, उसमें दे देना, यतीम बच्ची को पाल लेना, एक मेरी 10 बच्ची हैं, उनका पे मैं करूँगा। बहुत नाम है, नाम मैं लेना चाहता हूँ। फ़रद बाजी हैं, नौरीन बाजी हैं, वहाँ पे ख़वातीन बहुत उनका दिल धड़कता है। जो नुसरत बाजी हैं सऊदी अरेबिया में, वो सारी हेल्प कर रही हैं यहाँ पे और भेज रही हैं पैसे कि आप नूर प्रोजेक्ट पे ये ना होने देना कि किसी साइल को जो जेन्युइन हो उसको वापस जाए, या उसके आँख में आंसू हो तो उसको ना पूछें आप। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जी, और जो अपने होने का और अपनी सारी चीज़ों में संभव किसी न किसी तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम जैसा न्यूर प्रोजेक्ट जैसे मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, जहाँ पे हम गुर्बत की बात कर रहे हैं। बिकॉज अब तो आई बिलीव कि वो मिडिल क्लास वाला कॉन्सेप्ट तो ख़त्म ही हो गया है समहाउ। अब लोअर मिडिल है, या जो लोग पॉवर्टी लाइन के साथ हैं, अब हम इन मॉडल्स को बड़े पैमाने के ऊपर, मास लेवल के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम एज अ पब्लिक भी, एज अ स्टेट भी, हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समहाउ लेनी है। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी सैलाब आया, सैलाब के अंदर पता कितना नुकसान हुआ? ये गवर्नमेंट के जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं तकरीबन $30 बिलियन का। हमें यूनाइटेड नेशन ने क्या दिया? $6 लाख। हमें चाइना ने क्या दिया? $2 मिलियन। हमें बाकियों ने जो कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। हमें खुद करना है। हमें पाकिस्तानियों ने क्या दिया? $बिलियंस उन्होंने भेजे यहाँ पे, उन्होंने पैसा भेजा। उन्होंने कहा कि हमने 300 लोगों को शेल्टर दिया। जियो पार्क हॉस्पिटल है चूंक पे, जहाँ पे उनको पक्की जगह पे ठहराया, उनको खाना दिया, उनके कपड़े दिए, क्योंकि वो थीम पार्क जो बिल्कुल डूब गया था, जो उनकी छत के ऊपर वो बैठ गए कि उनका ख्याल था पानी नहीं आएगा। 12 फुट तक पानी आ गया, चारपाई भी गई, कपड़े भी गए, जूते भी गए, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने खुद नांग पड़ांगे देखा वहाँ पे। 2 ख़वातीन थी बेचारी, प्रेग्नेंट थी, उनकी बेटे वहाँ पे, बच्चे पैदा हुए वहाँ पे। तो अगर ना कोई जाता तो वो तो मर जाते। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमें सबको मिलके पैगाम पहुंचाना है कि इस जो तकसीम को जो है ना, इसको ख़त्म करें, जो बेइंसाफ़ियाँ हैं इनको ख़त्म करें। आए मिलके कोशिश करते हैं कि ये पैगाम, और ये गवर्नमेंट के बगैर ये हल नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक नूर प्रोजेक्ट 35 गाँव को डील कर रहा है, पूरा कर सकता है। मेरे स्कूल में 1000 बच्चा ग्रामर स्कूल में है, 2000 बच्चे बच्चियाँ टेक्निकल कॉलेज में हैं। आपको पता है बाहर कितने बैठे, वेटिंग लिस्ट पे कितने हैं? 3000 बच्चा वेटिंग लिस्ट पे बैठा हुआ है, जो कि अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। और जिसे मैं अप्रूव्ड एप्लीकेशन कहता हूँ वो ज़कात एलिजिबल है। जिसे मैं ज़कात एलिजिबल कहता हूँ वो बिल्कुल गुर्बत की नीचे वाली सतह के ऊपर रह रहे हैं। मेरे टेक्निकल कॉलेज में रोज़ाना 3-4 बेटियाँ कोई कमज़ोर होती हैं, बेहोश होती हैं आगे। पता क्यों? रात का खाना नहीं खाया होता। एक वक्त खाना खाने के लिए वो बेचारी गिर पड़ती हैं। मैं क्या करूँ? मैं 4000 लोगों को रोज़ाना खाना बनाता हूँ, और मैं तो मेरी 3 बेटियाँ, मैं तो अपनी बेटियों को रोज़ाना मिलता हूँ, या कहता हूँ कि खुदा के वास्ते आपको कोई मसला होना, अगर आपका माँ बाप ना कर सके मेरे पास आना, मैं आपका बाप। एक बेटी अपने बाप का सहारा बनना चाहती है, क्यों नहीं देखते हैं ये लोग? क्यों इन्हें समझ नहीं आती है? आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अमजद साहब, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपके इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम बारहा बात भी कर रहे हैं और इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, बिकॉज आप जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है। बिकॉज जो आपका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सच पीपल जो कि शायद खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, रोज़ाना की बुनियाद पर इतने बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को खाना बनाकर देना, उनकी एजुकेशन से लेकर उनकी हेल्थ, उनके रहने का सिस्टम चलाना, नूर प्रोजेक्ट के हवाले से भी ऑल नो कि बहुत कंट्रीब्यूशन रही है। मैं चाहूँगी आप प्लीज़ ऐड कीजिएगा जो आप कह रहे थे। मैं छोटा था ना, तो अम्मी जब खाना बनाया करती थी तो
हम 5 बहन भाई थे और 5 भाई और 2 बहनें, 7 बहन भाई। तो वो कहती होती थी ला ला के खाना, मतलब कम ना पड़ जाए। तो उस वक्त तो फिर भी गुजारा होता था। मैं अब जब सुनता हूँ ना, रोज़ रोज़ मेरे पास स्टोरियाँ आ रही होती हैं, रोज़ स्टोरियाँ आ रही होती हैं, तो अब मैं देखता हूँ कि हम 500 फैमिलीज़ को राशन दे रहे हैं। जब मैं उनके इंटरव्यूज़ करता हूँ, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मसाइल हैं आपके, तो सुने ही नहीं जाते। और फिर हम ये नहीं कि हम ऐसे सुन के जो उन्होंने कहा मान लिया है, गलत लोग भी आते हैं, आके फ्रॉड करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मैं बात बात सोचता हूँ कि मैं एज ए अमजद भट्टू, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया, मैं फिर भी अल्लाह से मांगता हूँ या अल्लाह रिज़्क़ को कुशादा करना, या अल्लाह हलाल रिज़्क़ देना, या अल्लाह और देना। तो उनकी 2 राशन लेने पे या किसी और से भी राशन लेने पे आप तनकीद करते हैं उसके ऊपर कि कहीं उसके पास ज़्यादा राशन ना आ जाए, उसके घर में ज़्यादा रोटियां ना पकना शुरू हो जाए, वो कहीं अपना बाथरूम की टाइलें ना लगा ले, वो अपने घर में फ्रिज ना रख ले, उसके घर में कहीं मोटर बाइक ना आ जाए, उसके घर में कहीं बिजली का कोई AC ना एक लग जाए। तो हम उस पर तनकीद करते हैं तो उल्लू पट्ठा है, सॉरी टू से, कि इन्हें कार AC लाया है तो यह 12 के ज़कात मांगता पे। मतलब गर्मी की शिद्दत के अंदर मैं अभी भेजें टीम को थीम पार्क में और उस एरिया में चले जाएं, पानी उतर गया है, लेकिन उस एरिया में जाके देखें वो क्या उनके साथ हो रहा है। रोज़ाना सांप निकल रहे हैं, कीचड़ है, मड है, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के अपने घर में जा रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं। उनको पक्का किसने करके देना है? NGO तो कर ही लेंगी, 200, 400, 500 या हज़ारों कर लेंगी। जो लाखों डूबे में उनको कौन ठीक करेगा? वो खुद ही करेंगे। वो कसमा पुरसी की हालत में है, ना उनके कच्चे फर्श हैं, कच्ची छतें हैं, और वो खुद ही ऊपर चढ़े हुए हैं, खुद ही लगे हुए हैं। उन्होंने खुद ही, वो जैसे परिंदे अपने घोंसला बना रहे होते हैं, वो अपने घोंसले को खुद ही रिपेयर कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। हम लोग जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। लेकिन वो बार बार, मैंने आज से 3, साढ़े 3, 4 साल पहले एक तंदूर बनाया लाहौर में, इज़्ज़त की रोटी के नाम से। तो मैंने उसमें ना उसको कहा सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम, क्योंकि उसके बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। तो मैंने वहाँ पे एक बॉक्स रख दिया जिसके कहा कि जो अमीर आदमी आएगा उसमें पैसे डालेगा, और गरीब आदमी के लिए, एक आदमी के लिए 2 रोटियाँ फ्री हैं। आज मेरे पास लाहौर में 1100 तंदूर हैं, 6 से 7 लाख रोटी फ्री जाती है, और 12,000 टोटल तंदूर है। अगर गवर्नमेंट साथ मिल जाए, मतलब इन्होंने आटे, एक सस्ता आटा या सस्ते तंदूर के नाम से एक शुरू किया था, पता नहीं कितने करोड़ों उसमें चले गए। लेकिन अगर कोई सस्टेनेबल मॉडल बना दें तो गरीब आदमी को कम से कम, जिसको रोटी, सूखी रोटी बेचारा खा के, प्याज खा के ज़िंदा रहता है, उसको कम से कम गर्म रोटी तो मिल जाए। तो मैं अगर ये कर सकता हूँ, 1100 तंदूर बना सकता हूँ, और इंशाल्लाह अगले 5 साल में 12 के 12,000 तंदूर एफिलिएटेड होंगे नूर प्रोजेक्ट के साथ, तो गवर्नमेंट तो एक दिन में कर सकती है। मुझे 5 साल क्यों लगाने हैं? कल मैं एक टेक्निकल कोर्स है हमारा, बेसिक कंप्यूटिंग, तो मैं उसमें गया, तो मैंने बच्चों से पूछना शुरू किया, तो 3 बच्चों के बाप नहीं थे, बाकियों से पूछना शुरू किया। तो मैं पहले उनको खुद बताता हूँ कि मेरे वाले साहब दुकानदार थे, मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया, ट्यूशन पढ़ाई, अवारी में एज ए वेटर काम किया। मैंने कहा ये अजमत के काम है, ये कोई, मैं ये आपको ये नहीं बता रहा मैं बड़ा कोई मायूब काम कर रहा था। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि उसी के सिले में अल्लाह ने मुझे यहाँ ला के बिठा दिया कि अब मैं हज़ारों बच्चों को फीड कर रहा हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से। और मैं ये भी आपको कहता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये नौकरी मुझे मिली रहे, क्योंकि उसने दी हुई है नौकरी। तो सब अमजद भट्टू बन सकते हैं, सब अमजद बन सकते हैं अगर वो उनको। और ये जो कोर्स जो भी कर रहे हैं, हम एक छोटा सा कोर्स कर रहे हैं 3 महीने का, लेकिन अज़म बड़ा लेके चलेंगे, नेक नीति से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो कभी अल्लाह ताला उनके पीछे नहीं रखेगा। बेशक। तो ये सिर्फ ना सिर्फ हसूल तालीम है, तरबियत भी है। तो जो बच्चे, जो हम बात गुर्बत की आज कर रहे हैं ना, उसके अंदर ना उनके पास तरबियत है, ना उनके पास तालीम है, तो फिर माशरे में क्या होगा? माशरे में फिर बदमाश पैदा होंगे, चोर पैदा होंगे, फ्रॉडिये पैदा होंगे, नौसरबाज पैदा होंगे, फिर उस माशरे में कैसे पनपेंगे? फिर आप यही देखेंगे सड़कों पे जो हो रहा है आजकल। हम किसी को नहीं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं मैं करना चाहता, लेकिन ये माशरे के अंदर ये नाइंसाफ़ियाँ होता है। आपकी गाड़ी भी टूटेगी, मेरी गाड़ी भी टूटेगी। वो तो मौत तो नहीं देखता है कि वो आप हैं या मैं हूँ, बिल्कुल, वो तो तोड़ देगा। वो तो गुस्से में है कि ये कोई गाड़ी चला रहा है, उसको आपने दिया क्या है? यू सो राइट, थैंक यू वेरी मच अमजद साहब, बहुत शुक्रिया। और वाकई आपका नूर प्रोजेक्ट का विज़िट हमारा ड्यू है, इंशाल्लाह हम ज़रूर अपनी टीम के साथ आएंगे। और जो आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत दे आपको, आपकी नीयत का मिल रहा है। एंड आई बिलीव कि आप बहुत सारे लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं जो हम जैसे बहुत सारे बाइख्तियार लोग नहीं कर पाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब हम आपको एक ऐसी सल्तनत की सैर कराएंगे जहां माजी की शान आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ सांस लेती महसूस होती है। ज़िला खैरपुर के तारीखी कस्बे में वाक़या कोट डीजी म्यूज़ियम महकमा आसार कदीमा की वो नायाब काविश है जो सदियों पुरानी तहजीब के उस ज़माने आज भी ज़माने से जोड़ती है। इस हवाले से शाह मोहम्मद की रिपोर्ट देखें। कदीम फसीलों के साए में वक्त की तहों में लिपटी कहानियाँ, यही है कोट डीजी म्यूजियम, जहाँ तारीख सिर्फ देखी नहीं महसूस भी की जा सकती है। यहाँ रखी गई कदीम मूर्तियाँ शाही दरबारों के नवादरात, तलवारें, जेवरात और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया अहद अजमत का जिंदा सबूत है। कदीम हथियार रखे हुए हैं जो तालपुर दौर के हैं। यहाँ पर जो है कदीम मूर्तियाँ हैं और जो कदीम दौर में इमारत होती थी, बादशाहों के महल होते थे, वो जो है यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। दीवारों पर उनकी पेंटिंग्स की गई है। दीवारों पर आवेजा तालपुर हुक्मरानों की तस्वीरी गैलरी और उनसे पहले के अदवार के नायाब नवादरात ज़ायरीन को तारीख के सफर पर ले जाते हैं। ये म्यूजियम सिंध के सकाफती विरसे की हिफाजत और तशहीर की एक रोशन मिसाल बन चुका है। महकमा आसार कदीमा सिंध की जानिब से कायम करदा ये म्यूजियम आवाम के लिए मुफ्त है। यहाँ रोजाना दर्जनों लोग आकर तारीख के रंगों में डूब जाते हैं और अपने माजी पर फख्र महसूस करते हैं। शाह मोहम्मद चांदियो, पब्लिक न्यूज, कोट डीजी खैरपुर। रिपोर्ट आपने देखी। अब पाकिस्तान के मारूफ तबीब, स्कॉलर, सियासी और समाजी शख्सियत और कई किताबों के मुसन्नफ़ के हवाले से बात करेंगे। हकीम मोहम्मद सईद, जिनको दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत चुके हैं। हकीम सईद के हवाले से इनको आला खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ जैसे जो आला एजाज़ात हैं उनसे नवाजा गया। तफसीलात आप देखें शाइस्ता जलील की इस रिपोर्ट में। हकीम सईद 9 जनवरी 1920 को नई दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आए और कराची के MA जिन्ना रोड पर एक कमरे के घर में रिहाइश इख्तियार की। हकीम सईद ने अपने एक कमरे के घर को ही मतब बनाया और मुस्तहिक अफराद के लिए कुदरती जड़ी बूटियों से इलाज का आगाज किया। हकीम मोहम्मद सईद एक बेहतरीन स्कॉलर, मारूफ तिबी माहिर और दर्दमंद इंसान थे। उन्होंने अपने कलम से भी खिदमत का जज्बा जारी रखा, समाजी मसाइल को अपने कलम से उजागर करते। हकीम सईद ने सफरनामों और सेहत के उन्वानात पर दर्जनों किताबें तसनीफ की। छोटे बच्चों को इल्म की जानिब राग़िब करने के लिए कहानियों और बच्चों के मसाइल पर खुसूसी रिसाला नौनिहाल शाया किया जो आज भी मकबूल है। हकीम मोहम्मद सईद का शुमार कराची की मारूफ इल्मी और समाजी शख्सियात में होता था। उन्होंने 1993 से 1996 तक बतौर गवर्नर सिंध खिदमात भी अंजाम दी। पाकिस्तान के लिए इनकी ग्रां कदर खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज और निशान इम्तियाज जैसे आला एजाज से नवाजा। हकीम सईद को 7 अक्टूबर 1998 की सुबह आराम बाग में शरपसंद अनासर ने इन्हें कत्ल कर दिया था। हकीम सईद का बरसों कबल शुरू किया गया खिदमत का मिशन आज भी जारी है। तिब की दुनिया में इनकी तहकीकात को आज भी काबिले कदर हैसियत हासिल है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और मैं किचन में आ गई हूँ। शेफ नदीम चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र है मालिक। क्या बना रहे हैं आज आप? बल्कि इनफैक्ट बन गया आज तो। जी जो है ना हाफ जो है ना तैयारी हो चुकी। आज हम बना रहे हैं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा और होममेड थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। ओके, तो एक पिज़्ज़े की वैरायटी होती है, डीप पैन भी होता है, और हम थिन क्रस्ट जो है ना वो बनाएंगे होममेड। तो ठीक है, अभी हम इसकी चिकन की मैरिनेट करेंगे। हाफ टी स्पून सिरका, ठीक है, क्रस्ट चिली, ओके, स्पाइस के मुताबिक अप डाउन कर सकते हैं, 2 टीस्पून, और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, और गरम मसाला 1 पिंच, सॉल्ट हाफ टी स्पून, और रेड चिली 1 टीस्पून। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी सी हॉट सॉस डालेंगे। ओके, हॉट सॉस और अदरक लहसुन की पेस्ट में पहले इसमें ऐड कर चुके हैं। उससे जरा चिकन की 1 पिंच ब्लैक पेपर। अब हम इसे मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसे रख मैरिनेट कर देंगे। ओके, जो कि मैं पहले चिकन जो है ना तैयार कर चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो है ना क्रीम चीज़ है, अब बाजार से जो है ना मिल जाती है, क्रीम चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और टमाटो सॉस। तो मैंने सबसे पहले टमाटो सॉस इसके अंदर जो हमारी टुटीला ब्रेड है, टुटीला ब्रेड के ऊपर लगाइए, और उसके बाद प्याज, ऑनियन और जैलोपिना, तो चीज़ और चिकन मैं पहले से बना चुका था। अच्छा, अब बड़ी मज़े की चीज़ है कि अब हम इसे देंगे होममेड स्टाइल में बनाएंगे थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। ठीक है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। ओके, और बटर डालने के बाद हम इसको इसके पैन के अंदर रख देंगे। यस, और पैन आपने ऑलरेडी हीट पे मैंने किया हुआ था। ओके,
अच्छा, अब ओवन हम में भी इसे कर सकते हैं ना, जो अगर ओवन- किसी के पास अवेलेबल है तो। बिल्कुल बिल्कुल ओवन में कर सकते हैं, और होममेड अगर किसी के पास नहीं है तो इस तरह से बनाएंगे तो उनका थिन क्रिस्प पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। तो जी अब यहाँ पे हमारी जो फाइनल लुक आई थी प्रेजेंटेशन है वो ये इसकी आ चुकी थी। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छा, ये आप जरा, मैं चाहूँगी कैमरे के आगे करें तो ज़्यादा बेहतर है। यस, हाँ, इसको अगर आप करें, ये फायर मिलता है मार्केट से, आप इस ठीक तरह है। से फाइनल जो है ना हम इसको इस तरह से इसका फाइनल कलर दे सकते हैं, और नीचे से भी इसका बहुत अच्छा कलर आ चुका है। ओके। अच्छा, ये रेसिपी मुझे जो है ना ये रिकमेंड की थी ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट अकील अंजरा साहब, तो ये डेलीकेट मैं करूँगा उनको। अरे वाह, ज़बरदस्त। और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। और हमने इसको कितनी देर ओवन में ये पैन में रखना है? मैक्सिमम कोई 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट, एंड इट्स यस। रेडी। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसका नीचे से भी देखेंगे इसका बहुत अच्छा जो है ना कलर आ चुका है, ओके, इंटरेस्टिंग। और ये ऊपर से भी हो गया। ऊपर से भी। होममेड पिज़्ज़ा बच्चे नॉर्मली बड़े शौक से खाते हैं, एंड आई बिलीव कि बाहर के जंक से बेहतर है आप घर में उनको हेल्दी Yes. स्नैक के तौर पे ये दे सकते हैं। ओके जी। और ये आपने फ्लेवर्स डिफरेंट किए हैं इसके? ये मैंने किया है इसको क्रीम चीज़ के अंदर और टमाटो सॉस के अंदर। टमाटो सॉस घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़रा वाली भी यूज़ कर सकते हैं, वो उनके पास ऑप्शन है। ओके, तो ये हमारा जो है ना बहुत ही फास्ट पिज़्ज़ा जो है ना हम बेहतरीन। बना चलें, सकते हैं। ये फाइनल प्रेजेंटेशन जी दिखा दें। मीनवाइल मैं अपनी दूसरी गेस्ट जो मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हूँ उनका भी तारुफ करवा दूँ। आज पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे मैं गेस्ट की तारुफ कराने पे आती हूँ मुझे कफिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, अब हालिया बरसों में हम ज़रा ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र करें तो उससे निजी शोबे सॉरी जी, मैं पानी पी लूँ, और साथ साथ मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी सी बात इस प्राइवेट सेक्टर में एक जो रेवोल्यूशन है उसके हवाले से भी करें, जहाँ पर पहले जी ड्रोन्स का जो इस्तेमाल होता था उसने पहले सिर्फ फौजी या आपका रिसर्च बेस्ड वर्क पे होता था, लेकिन आज कारोबारी दुनिया के लिए भी एक मौसर और कम लागत और जदीद टूल्स बन चुके हैं ड्रोन। ज़राअत हो, तामीरात हो, फिल्म साजी हो, लॉजिस्टिक्स हो, सिक्योरिटी हो, यहाँ तक कि जो आपका सेहत का शोबा है उसमें भी ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। और ड्रोन्स की मदद से ना सिर्फ निजी इदारे बल्कि अपने काम को तेज़ी से एक महफूज और मौसर तरीके से कर रहे हैं, बल्कि वो अपने अखराजात में भी खातिर कमी लेकर आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ कारोबारी मौके पैदा कर रही है बल्कि नई मुलाजमतों हों, स्किल्स हों, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्मूथ पाथवेज प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ जी जो निजी शोबा है इसमें ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए मुनासिब ज़वाबित का जिक्र करें, प्रिवेसी का जिक्र करें, उसके तहफ़्फ़ुज़ का और महफूज परवाज़ के असूलों पर भी अमल इंतहाई ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सारा कुरैशी मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ ड्रोन इंजन टेक्नोलॉजी में माहिर हैं बल्कि पाकिस्तान में इसके इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए भी बहुत काम कर रही हैं, और इन्होंने ड्रोन्स की मदद से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। हम ज़रा इनके प्राइवेट सेक्टर में ड्रोन्स कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं इस पर भी बात करेंगे, इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर सारा, ये जो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं और मैंने मुख्तलिफ सेक्टर्स का जिक्र किया, आप चूँकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम भी करी हैं और इनकरेज भी करी हैं, हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें। जी, बेसिकली देखें, हम तो हमारे मुल्क में तो जब हम ड्रोन्स की बात करते हैं तो उनका ख्याल होता है कि वो कैमरा है जो शादी की तस्वीरें लेने के काम आता है। बिल्कुल। बट बेसिकली ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, और इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी जो ग्लोबली जो है उसको अब यूज़ किया जा रहा है। एक तो कॉन्सेप्ट नया आया है अर्बन एयर मोबिलिटी, जिसको आप कहते हैं कि एयर टैक्सीज़ के लिए काम हो रहा है। फिर एक जो उसकी एप्लीकेशन है ना ड्रोन की, जो जब ड्रोन्स बने और जब मतलब हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल की आई कि हमारे ऑटो पायलट्स ऐसे डिज़ाइन हो गए कि हम ने प्लेन्स को अनमैन्ड कर दिया, यानी कि हम टेक्नोलॉजी का वो लेवल अचीव किया दुनिया ने कि जहां आप रिमोटली ज़मीन पे बैठे बैठे जहाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वक्त ये टेक्नोलॉजी जो है ना सामने आई। अच्छा, जो इसका पर्पस उस वक्त डिफ़ाइन किया गया कि ये
उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है जिनको हम कहते हैं डल, डर्टी और डेंजरस। ठीक है, डल ये है कि एक रेपिटेटिव टास्क है और जिसमें कोई भी इनोवेशन या कोई चेंज नहीं है, तो उसके लिए एक चीज़ है जो कि ह्यूमन सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए। एंड डर्टी ऑब्वियसली वो भी एक सेफ्टी एलिमेंट के हिसाब से। तो उसमें फिर बहुत से शोबे इसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप देख लें कि रिमोट एक्सेस जो है, जहाँ पे बाय रोड एक्सेस नहीं है या ह्यूमन एक्सेस मुश्किल है, वहाँ पे आप ड्रोन्स भेज सकते हैं। फिर आपकी सर्च एंड रेस्क्यू है, फ्लड्स में, अर्थक्वेक्स में। फिर ट्रांसपोर्ट है कि आपने बहुत दूर दराज इलाके में कोई चीज़ पहुंचानी है, तो ये सब चीज़ें। फिर पाकिस्तान जैसे एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एरियल क्रॉप स्प्रेइंग है। और एक जो स्टैंडर्ड उसके जो यूज़ जो हमें बहुत कॉमनली नज़र आता है वो है एरियल फ़ोटोग्राफी है, या फिर एरियल रिकॉग्निशंस है कि आप एक जगह को मॉनिटर करने के लिए उसके ऊपर से एक व्यू लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अब दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इनको ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए। अब उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये है कि हम जब ड्रोन्स को यूज़ करते हैं ना, तो एक तो आपने देखा होगा कि जो जनरल जो एरियल फोटोग्राफी के लिए भी छोटा ड्रोन यूज़ होता है या उसी में बड़े साइज़ का, तो उसको हम एक क्वाड कॉप्टर कहते हैं कि वो इट्स लाइक क्वाड मीन्स 4, it has 4 helicopters, right? Yeah. Helicopter propeller, and that is battery powered. So it is electrical, an electric motor drives it, which is powered by a battery. अब जब हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है, और वो लिमिटेशन ये होती है कि बहुत पावरफुल नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकता क्योंकि बैटरी में इतनी पावर नहीं होती, और बहुत दूर तक नहीं जा सकता। आप वहीं तक जा सकते हैं जहाँ तक आपकी बैटरी में चार्ज है, और फिर ऑब्वियसली उस ड्रोन को वापस भी आना है। तो इस चीज़ को जो वज़न उठाना होता है, ये हम एविएशन की टर्म्स में कहते हैं पेलोड कैपेसिटी, और जो हमने अगर बहुत आगे जितना सफ़र करना है उसको हम रेंज कहते हैं। तो जो मेरा पर्सपेक्टिव है और जो दुनिया का भी पर्सपेक्टिव है कि अगर हमने ड्रोन्स को सवाए मतलब लोकल फ़ोटोग्राफी के अलावा ज़्यादा इन चीज़ों में इस्तेमाल करना है, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू में और रिमोट एरिया एक्सेस में, ट्रांसपोर्ट में, अर्बन एयर मोबिलिटी में, तो इसके लिए हमें इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है या वज़न उठाने की सलाहियत है वो हमें बढ़ानी है। इसी तरह हमें इसकी रेंज बढ़ानी है कि ये ज़्यादा दूर तक जाए। उसके लिए फिर हमें उसको इंजन से पावर करना पड़ता है। एक जैसे जेट इंजन जो जहाज़ों को पावर करते हैं, उसी तरह के इंजन्स इसको पावर करते हैं। तो मैं बेसिकली ऐसे इंजन्स पे रिसर्च करती हूँ और उनको डेवलप करती हूँ ताकि फिर ये ड्रोन एप्लीकेशंस जो हैं सिविल डोमेन में ये ज़्यादा बढ़ाई जा सकें, और जैसा कि बाकी ममालिक में इससे फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में भी इसका बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली बिकॉज हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। क्रॉप मॉनिटरिंग, क्रॉप स्प्रेइंग, एग्री टेक, इस सब में बहुत potential है। Then we are also very prone to floods and earthquake. Unfortunately, अभी हमने recent भी एक episode गुजरा है, तो ऐसे scenarios में it will be applicable. And then the third thing is कि हमारा एक बहुत बड़ा एरिया जो northern areas है, वहाँ पे road access नहीं है, और वहाँ पे भी कई दफ़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं या रिलीफ ऑपरेशन है या ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक ये काम आ सकेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सारा, अभी आपने बात की कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, और इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें जिनको आपने मेंशन भी किया कि रेस्क्यू हो, फायर डिपार्टमेंट्स हों, हॉस्पिटल्स हों, या अगर कोई आपको फ़र्स्ट एड देनी है, इस तरह के ड्रोन्स को यूटिलाइज़ करते हुए इसको किया जा रहा है। हमारे यहाँ आप जैसे लोग ज़ाहिर काम कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड वर्क कर रहे हैं, बट हम अभी इतना पीछे क्यों हैं? क्या हमने इस चीज़ पे भी फोकस करना नहीं शुरू किया, या हमारे पास जो कैपेसिटी है वो उस तरह से नहीं है रिसर्च रिलेटेड, या क्या चैलेंजेस हैं? आई थिंक
हमारे यहाँ जो फोकस है ना ज़्यादातर इन चीज़ों पे या इन टेक्नोलॉजीज़ में होता है वो डिफेंस साइड पे होता है, मिलिट्री साइड पे होता है, उसको प्रायोरिटी भी दी जाती है, वो उसको फंडिंग भी मिलती है। लेकिन इन ऑन द सिविल साइड विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज़ हमारे यहाँ अगर आप किसी से पूछें कि एरोस्पेस क्या है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या है या एविएशन क्या है, तो उनके जहन में क्या आएगा और आपके जहन में क्या आएगा? आप कहेंगे एयरफोर्स, राइट? इसी तरह जब टेक्नोलॉजी आती है तो हमारे जहन में सिर्फ आता है कि हम डिफेंस की टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, जो कि एक अनफॉर्चुनेट एक अलमिया है हमारे मुल्क का, बिकॉज़ जो साइंस है वो तो सबके बेनिफिट के लिए ना, और उसको जितनी उसकी एप्लीकेशन मिलिट्री में होनी चाहिए उतनी ही प्राइवेट सेक्टर में भी होनी चाहिए। अगर मैं बाहर की ममालिक की बड़ी कंपनीज, जैसे आपने सफ़र किया होगा, आप जहाज़ में जाती हैं, बोइंग या एयरबस, तो ऐसी जो जहाज़ों की और जहाज़ों के इंजन्स की कंपनी है, उनका सिर्फ 30% जो काम है वो स्ट्रेटिजिक होता है, बाकी 70% कमर्शियल और सिविल होता है। तो हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है उल्टा है, या शायद उल्टा भी नहीं है, हमारा 90% काम जो है ना, इट इज़ ओनली फोकस्ड towards strategic building and 10% is on the commercial side, जो कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत बुरा है, बिकॉज दैट जो आप स्ट्रेटिजिकली करते हैं वो तो आपकी एक बर्डन है आपके नेशनल एक्सचेकर पे, वेराज जो आप कमर्शियली करते हैं वो तो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, वो तो ग्रोथ देता है आपको, और उससे आप मतलब बहुत सी कंपनीज जनरेट होती हैं, वो रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लोगों को जॉब्स मिलती हैं। आई मीन देयर सो मच एंड इट्स लाइक it becomes like एक प्रोग्रेसिंग इकोनॉमी जिसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी ऑब्वियसली साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स can't do much about it except that they do their own work, but इसको नेशनल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे देखने की ज़रूरत है। और फिर जैसे आपने बात की तो उसमें यह ना कि जो लोग काम कर रहे हैं इसमें सिविल डोमेन में, वो अपने तौर पे कर रहे हैं। अगर मैं भी काम कर रही हूँ, मैं अपनी एफर्ट से, अपने इनिशिएटिव से काम कर रही हूँ, लेकिन एक ओवरऑल कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कि इसको प्रायोरिटाइज़ करे, इसको कोई किसी किस्म की सपोर्ट दे, कोई सब्सिडी दे, कोई टैक्स एग्जेम्पशन दे, किसी भी तरह की कोई भी इंकरेजमेंट नहीं है, टू द एक्सटेंट कि वी डोंट इवन हैव अ ड्रोन पॉलिसी। क्योंकि जब आप एयर स्पेस को यूज़ करते हैं, अगर आप दूसरे एयरक्राफ्ट की बात करें जो मैन्ड एयरक्राफ्ट है या सिविल एयरक्राफ्ट है, तो देयर आर सम रूल्स, एयर ट्रैफिक के रूल्स होते हैं ना। तो अभी तक ड्रोन्स की सच कोई पॉलिसी नहीं है, कोई भी कहीं से भी ड्रोन उठा के आसमान में भेज दे, कहीं भी जाके किसी भी तरह की एरियल फोटोग्राफी कर ले, कुछ भी एक्टिविटी कर ले। सो वी नीड टू क्लियरली ऑल्सो डिफ़ाइन उसकी एयर रूट्स ड्रोन्स के लिए, उसकी पॉलिसी। और कई दफ़ा ये होता है कि जो लोग इसको डेवलप कर रहे होते हैं, जैसे कुछ हॉबियस्ट होते हैं और वो ड्रोन्स फ्लाई कर रहे होते हैं और उसमें एक लर्निंग भी है, डेवलपमेंट भी है, उसको भी रोक दिया जाता है कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। मतलब ईदर वेज देयर इज़ अ वैक्यूम। सो आई थिंक अगर हमने वी हैव टू बी at par with the rest of the world ड्रोन अडेप्टेशन में और अर्बन एयर मोबिलिटी में, या मैं इसको कहूँगी ड्रोन्स के अलावा एक और टर्म यूज़ होती हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो उसके लिए हमें एक तो सबसे पहले इसको रिकग्नाइज़ करे गवर्नमेंट के ये भी एक डोमेन है फ्यूचर की, उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, कुछ पॉलिसीज़ बने और कुछ इनकरेजमेंट दी जाए इसकी सिविल एप्लीकेशंस को, ताकि लोग इस फील्ड में उनको डेवलप करें और इस पे फोकस बढ़े। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सारा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर सारा कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी जी, और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर उन्होंने अपनी राय भी दी। एंड जाहिर है दुनिया इस हवाले से बहुत एक्सेल कर रही है, काम कर रही है। वी नीड टू कोप अप, और उसके लिए पॉलिसीज़ से लेकर रिसर्च फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग वी शुड फोकस ऑन। सो आई होप ये कॉन्वर्सेशन बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपकी मुलाकात हम कराची से ताल्लुक़ रखने वाली एक आर्टिस्ट से करवाएंगे। अनुशा जवाद इनका नाम है, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कहा जाए। वो पिछले 5 सालों से जी
मुसव्वरी के मैदान में काम कर रही हैं, सरगर्म है। अनुशा का फ़न सिर्फ ना दुनिया भर में पॉपुलर है बल्कि उनके जो क्रिएट किए गए शाहकार हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में फ़रोख्त भी हो चुके हैं। उनकी पेंटिंग्स में जी कुछ हिडन मैसेजेस भी होते हैं, कुछ विजुअल्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के साथ साथ ऑयल पेंटिंग भी करती हैं, जो कि ज़ाहिर है एक बड़ी एफर्ट है। एक आर्टिस्ट का आइडिया, उसका थॉट प्रोसेस बड़ा डिफरेंट होता है। उन्होंने अपने जो है इस आर्ट फॉर्म के अंदर अपना नाम तो बनाया है, बल्कि अपने इस काम को डिस्प्ले करने के लिए एक स्टूडियो भी बनाया है जहाँ पे वो अपना जो क्रिएटिविटी है वो करती हैं। उनका इंस्टाग्राम पेज है हम और ज़िंदगी, उसमें आप इनके आर्ट पीसेस देख सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस भी हैं इस पे। इस वक्त अनुशा जवाद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनुशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. Just not a morning person. I can imagine. Mostly people are not. So it's perfectly fine. Yeah. So अनुशा मुझे बताएं पहले तो ये कि कब से आपका आर्ट में इंटरेस्ट हुआ, और अब आपके जो आर्ट पीसेस हमें स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं, दे आर अमेजिंग। आप थोड़ा सा हमें अपना बैकग्राउंड बताएं आर्ट रिलेटेड। अच्छा, मैं वैसे यूजुअली जो आर्टिस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ देम उनका ये होता है कि हम बचपन से हमें शौक था पेंटिंग का, क्रिएटिविटी का। तो क्रिएटिविटी तो थी बचपन से, टीचर्स बहुत सॉफ्ट बोर्ड वगैरह बनवाती थी, बट इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज वेरी डिप्रेस्ड एंड आई वाज फीलिंग ड्रेन्ड आउट इन लाइफ। तो 5-6 साल पहले की बात है, एंड इट ब्रॉट मी बैक टू लाइफ। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी क्लोज टू मी एंड आई टेक इट वेरी सीरियसली। तो मैंने फिर इसको प्रोफेशनली टर्न किया, अपने पैशन को बेसिकली। दैट्स अमेजिंग। तो अनुशा मुझे बताएं आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं या आपने इसको सीखा पढ़ा इसके हवाले से या नहीं? मतलब जाहिर है एक आर्टिस्ट बाय बर्थ या आर्टिस्ट होता है, आई बिलीव। जी, आई थिंक टैलेंट अंदर ही था, बस उसको ढूंढने में टाइम लगा। एंड मैंने सोचा था कि मैं डिग्री लूँ इसकी, बट मेरी मम्मा का ये ख्याल था कि अगर मैं इसको खुद करूंगी तो, क्योंकि डिग्री में ये होता है कि आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है, और क्रिएटिविटी में ये होता है कि आपको खुद दिल चाहता है आप अपनी मर्जी चलाएं, फ्रीडम हो। तो मुझे ये था कि मुझे डिग्री नहीं करनी, उसकी वजह से बस ये है कि कनेक्शंस वगैरह नहीं है तो मुश्किल होती है। शुरू में बहुत मुश्किल हुई क्लाइंट्स बनाने में, बट नाउ आई एम फाइनली हियर। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा अनुशा मुझे बताएं आपकी आर्ट फॉर्म्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, बट आई रियली वांट कि आप दीगर आर्ट फॉर्म्स को भी एक्सप्लोर करी हैं या आप टोटली उस पर रिलाई करती हैं जो आपका पैशन है, या एक आर्ट फॉर्म जो है? जी, इट्स जस्ट नॉट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, आई आल्सो डू ऑयल पेंटिंग। उसमें रियलिज्म होता है, बट ये है कि 2 तरह के फॉर्म में मैं पेंट करती हूँ। एक होता है हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, कमीशन वर्क कहते हैं उसको, तो हम वो बनाते हैं। तो उसमें क्लाइंट्स जो भी रेफरेंस पिक्चर्स शेयर करते हैं तो वो बन जाता है, या फिर जो मैं खुद पेंट करती हूँ तो कभी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, कभी रियलिज्म होता है। इट्स अ मिक्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दैट्स अमेजिंग। तो मुझे ये बताएं अनुशा, अब तक कहाँ आपके आर्ट पीसेज आपको लगता है कि लोगों ने परचेस किए, ओवरसीज़ क्लाइंट्स आपके ज़्यादा हैं, और किस तरह के जो आर्ट पीसेज हैं उस पर लोगों का अच्छा ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा है जब आपने इसको कमर्शियली परसू करना शुरू किया? अच्छा, जब मैंने शुरू किया था तो आई विल बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स लाइक फ्री में दे दें, गिफ्ट दे दें, एंड दैट यूज्ड टू हर्ट मी बिकॉज आई वाज लाइक मैं इस पे मेहनत करी हूँ, हाउ कैन आई गिव इट फॉर फ्री। बट विद टाइम आई थिंक पाकिस्तान में भी आर्ट की वैल्यू और इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगी, हम जैसे आर्टिस्ट आगे आकर ही कर सकते हैं। बैठे बैठे तो हम होप नहीं कर सकते कि यार वैल्यू करें लोग आर्ट को। सो वी हैव टू कम टुगेदर एंड ब्रिंग द अवेयरनेस। तो वैसे तो यूजुअली आउट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर आते तो मुझे इतना शौक नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आर्ट की बहुत वैल्यू है। बट जम्मू कश्मीर, सियालकोट जैसी जगहों से जब पाकिस्तान से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ऑर्डर आते हैं तो आई गेट वेरी सरप्राइज एंड हैप्पी कि लोग ऐसे भी आर्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वैल्यू कर रहे हैं। तो दैट मीन्स अ लॉट टू मी जब ऐसी जगहों से ऑर्डर आता है। आई एम श्योर, जाहिर है कि जब एक वो टाइम भी है जैसे आप खुद बात करी हो कि लोगों में आर्ट पीसेस को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और एक आर्टिस्ट का काम आई बिलीव कि वो बड़े दिलो जान से बनाता है कोई आर्ट पीस। तो मुझे ये बताएं अनुशा, जब आप कोई आर्ट पीस बनाती हैं, ज़ाहिर है उसमें मुख्तलिफ कोई ना कोई आर्टिस्ट के दिमाग में आइडिया होता है जिसको वो अपने कैनवस पे उतारता है। सो व्हाट्स द हिडन मैसेजेस बिहाइंड योर आर्ट पीसेस? यूजुअली जो है कभी कभार पेंटिंग इस तरह से आइडिया आता है जब मैं खुद किसी चीज़ से स्ट्रगल करी होती हूँ, यानी कि आई एम फीलिंग होपलेस, जो नाउमीदी आती है।
तो अगर मैं खुद ऐसा कुछ फील कर रही होती तो मैं अपने आर्ट में उसका ऑपोजिट पोर्ट्रे करती हूँ कि डार्कनेस में भी कैसे लाइट ढूंढनी है, होप ढूंढनी है। तो मैं फिर उसको अपने आर्ट में पोर्ट्रे करती हूँ ताकि दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंचे और कोई भी इसको अपने घर पे, ऑफिस में कहीं लगाए तो उसको भी वो होप और वो खुशी फील हो उसको देख के, एंड इट ब्राइटन्स अप देयर डे। लवली। सो मुझे बताएं आपका स्टूडियो कहाँ है, आप लोग आपको विजिट करते हैं या आप एग्जीबिशंस करती हैं? अच्छा, माई स्टूडियो इज इन टीपू सुल्तान कराची, आला राही रेस्टोरेंट है उसके पास। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तो जहाँ मैं काम करती हूँ, दूसरा जहाँ पे मेरी पेंटिंग्स डिस्प्ले में होती हैं। एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड दैट। तो अभी लोग आते हैं, ज़्यादातर वर्कशॉप्स लेने भी आते हैं स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पे। सो इट्स गोइंग रियली वेल एंड आई एम वेरी ग्लैड। वी आर ग्लैड कि आप जैसे आर्टिस्ट हैं जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा अनुषा, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा आर्ट पीस जो आपके दिल के बहुत करीब हो। वैसे तो मैं बहुत गलत काम करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं किसी आर्टिस्ट से पूछती हूँ, बट आई बिलीव कि होता है ना कि आपने बहुत ज़बरदस्त कोई चीज़ बनाई है और पोर्ट्रे की है और लोगों के लिए वो बहुत शायद उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करे हो, बट दैट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। बिल्कुल ऐसा होता है, कुछ पीसेज ऐसे होते हैं जो आपका दिल नहीं चाहता सेल करने का। एंड मेरे पास भी एक पीस है ऐसा, उसका इट हैज़ अ बटरफ्लाई ऑन द सेंटर एंड उसका मैसेज, क्योंकि मेरी लाइफ में जब आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम तो मैंने वो बनाई थी, तो वो मैं सेल भी नहीं करती। तो हम आर्टिस्ट जिसके लिए अगर ऐसी कोई पेंटिंग होती है जो बहुत दिल के करीब होती है, हम सेल नहीं करते। वो तो आपने उसको डिस्प्ले भी नहीं किया? आपने डिस्प्ले भी नहीं किया हुआ उसको मैंने अपने स्टूडियो में डिस्प्ले किया हुआ है। और अगर कोई कहे कि मुझे ये चाहिए? बहुत मुश्किल है। मैं गैलरी में डिस्प्ले के लिए दे सकती हूँ, डिस्प्ले कैसे डिसाइड करूंगी मैं? आप समझ रहे हो, कोई चीज आपके दिल के करीब हो, आप उसकी प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो अगर कोई प्राइस डिसाइड करके बता सकता है तो ठीक है, वो ले ले। नहीं, वो प्राइसलेस होगी। आई एम श्योर कि वो प्राइसलेस चीज होगी और उसको बिल्कुल देना भी ना जो भी है, बिकॉज जो आपका एक आर्टिस्ट के लिए उसका होता है। अच्छा अनुषा, मुझे ये बताओ कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से ग्रेजुएट होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। कोई इंटरनेशनली कोई ऐसा लोकल आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि जिसका काम आपको समहाउ बहुत इंस्पायर करता हो? वैसे तो मतलब एवर टाइम इंस्पिरेशन इज बॉब रॉस। वो बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान में मैंने हनीफ शहजाद के साथ थोड़ी टाइम के लिए इंटर्नशिप की थी। इट वाज लाइक अ प्रोग्राम, मैंने उनसे सीखा था, तो मैं उनको ही बोलूँगी क्योंकि उनका ऑयल पेंटिंग का काम जो है ना वो कमाल का है। ही इज वेरी अंडररेटेड एंड नाउ ही इज वेरी एजेड एज वेल। सो आई डोंट नो अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट उस टाइम पे जब मैंने शुरू में उनसे 6 मंथ की प्रोग्राम किया था तो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। सो आई रियली अडोर हिम, हिज वर्क। ओके, इंस्टाग्राम पेज का नाम है हम और जिंदगी, राइट? जी जी। ये क्या आइडिया था इस नाम के पीछे? ये कोविड के टाइम पे मैंने पेज बनाया था। पेंटिंग तो मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी, बट कोविड के टाइम पे माय ब्रदर वाज लाइक चलो लेट्स मेक अ पेज फॉर यू, एंड मैंने पेज बनाया। मैंने सोचा क्या नाम रखूं, तो मैंने बोला कि ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है, तो फिर मैं इसको ऐसे ही बोलूंगी कि हम और जिंदगी, हम मतलब लोग और जिंदगी मेरी। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अब मुझे बताएं, हम और ज़िंदगी पे लोग आपको कैसे आपके आर्ट पीसेस देख सकते हैं, और इसने स्टूडियो के हवाले से एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन टू दिस कॉन्वर्सेशन, कोई मैसेज देना चाहे यंग आर्टिस्ट को, लोगों को जो आपकी आर्ट पीसेस को देखना चाहते हैं? मैं बस ये बोलूँगी कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी अहेड। अभी भी पाकिस्तान में आर्ट की इतनी ज़्यादा जो है अवेयरनेस नहीं है लोगों तक, एंड अभी एक नीश मार्केट है हमारी। तो मैं जो यंग आर्टिस्ट आ रहे हैं मैं उनको बोलूँगी कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, करते रहना है। अगर हम करेंगे, मिलकर बनाते रहेंगे, लोगों तक पहुँचाते रहेंगे, तो ही पाकिस्तान में भी जैसे बाकी मुल्कों में आर्ट की इतनी वैल्यू है, यहाँ पे भी होगी इंशाल्लाह। एंड वी नीड टू कीप गोइंग एंड नेवर 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 एवर गिव अप। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू वेरी मच अनुषा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत ज़बरदस्त काम है और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। आप इसी तरह से अच्छे अच्छे आर्ट पीसेस बनाती रहें और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। अनुषा जवाद हमारे साथ मौजूद थी जी, आर्टिस्ट है, और आप इनके काम को देख सकते हैं। हम और ज़िंदगी इनका पेज है, इनके जो आर्ट पीसेस हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। अब हम ज़रा बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया के हवाले से। डिजिटल दौर में जी जहाँ हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात करते हैं, वो बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी संभव बड़ा कुछ ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनता जा रहा है, जो कि बन गया है और ज़रूरत है या नहीं, इस पे आज हमने बात करनी है। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक जी वालिदैन और असातिज़ा के लिए उस रिसर्च ने ख़तरे की घंटी बजाई है, और वो ये कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई और इस रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया का मुसलसल और जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है या दिमागी नशोनुमा है और तालीमी कारकर्दगी है उस पर मनफी असरार डाल रहा है, ख़ास तौर पर उन बच्चों में जो 13 साल से कम उम्र हैं। ये रिसर्च इस लिहाज से भी डिफरेंट है कि इसने सोशल मीडिया के नफ्सियाती पहलू की बजाय तालीमी असरात को भी समहाउ मॉनिटर किया है और ये साबित किया है कि रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बच्चों की याददाश्त हो, उनका मुताला हो और या उनकी ज़बान सीखने की जो सलाहियत है उसको वीक करता है। तहकीक के नताइज इतने क्लियर भी थे कि माहिरीन ने वालिदैन को सख्ती से मशवरा दिया है कि वो बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लिमिट करें ताकि उनका जो ज़हनी और तालीमी मुस्तकबिल है वो महफूज हो। आज इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो बच्चों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल है इसको कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। इस पे ज़ारा अली हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच ज़ारा कि आप तशरीफ़ लाई। हमें ज़रा बताएं कि ये रिसर्च तो कह रही है कि बच्चों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है उनकी एजुकेशन हो, उनकी दिमागी नशोनुमा हो, उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जी बिल्कुल। और रिसर्चेस तो काफ़ी टाइम से ये कह रही हैं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम जो है वो नहीं देना चाहिए। ऑल्दो वो 13 साल से कम उम्र का बच्चा है और सोशल मीडिया का जो आजकल बहुत ज़्यादा यूसेज होता जा रहा है, हम पहले ये देखते हैं कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हैं क्या क्या, इफ़ेक्ट्स आ क्या रहे हैं पर्सनालिटी के ऊपर बच्चे की, जो उन बच्चों पे जो सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर एक बच्चा 13 साल से कम उम्र का है या 13 साल का भी है और वो सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा करता है तो उनके बिहेवियर्स बहुत चेंज हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले आप इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन देखेंगे बच्चों की तरबियत, उसके नेचर के अंदर, पर्सनालिटी के अंदर। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि बच्चों में इमोशनल रेजिलियंस का मतलब ये है कि आप ये कह लें कि बच्चे जो भी प्रॉब्लम है उसको कोप अप कैसे करना है, उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, वो उनकी पर्सनैलिटी में से एक चीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। लड़ना, झगड़ना, ये चीज़ें बच्चों की पर्सनैलिटी में ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं। और अब आप देखें जो अब की जनरेशन है उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है। बिल्कुल सही। झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी सी बात पे चिढ़ने लग जाते हैं, पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, इवन स्कूल में टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं। सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ ही जो हैं, जो एक बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम एक एडल्ट को भी कहते हैं कि आपने करनी है और हम बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी जो है वो टाइम लेंगे, अपनी बॉडी को वो टाइम देंगे, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। हम अब ये रिसर्च जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड है उन पेरेंट्स के लिए। अब उन्होंने मॉनिटर कैसे करना है, सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक रूल सेट करें कि बच्चे के लिए उसकी एक रूटीन जो है वो सेट होनी चाहिए कि उसने इस टाइम पे ये काम करना है, उसने इस टाइम पे ये काम करना है। जब बच्चे की रूटीन में फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज ऐड इन हो जाएंगी और स्क्रीन रिमूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे के पास टाइम ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ कर सके। साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है उन बच्चों के साथ, और मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें ये था कि 90% गर्ल्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली हरासमेंट होती है थ्रू सोशल मीडिया। और हमारा इस तरह का फैमिली इन्वायरमेंट होना चाहिए, हमारा ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान कि अगर उसके साथ कोई ऐसी बुलिंग हो रही है तो वो फ्रीली आके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अपनी स्क्रॉलिंग पे लगे हुए हैं और बिल्कुल उनके साथ बैठा हुआ बच्चा जो है वो अपनी स्क्रॉलिंग पे लगा हुआ है। तो वो जो एक उनका बॉन्ड बनना है वो तो इस स्क्रॉलिंग में ही रह गया कहीं पे। एक दूसरे को जब आप टाइम ही नहीं दे रहे तो आप पेरेंट का और जो आपका बच्चा है उसके साथ तो आपका बॉन्ड फिनिश हो गया।
तो सबसे पहले आप अपना एक बच्चे की रूटीन है आप उसको सेट करें, उसमें एडजस्टमेंट्स ऐसे करें कि उसकी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस को ऐड करें कि उसका स्क्रीन जो है वो रिमूव करें, आप सोशल मीडिया को जो है उसमें से निकाल रहे हैं। अब उसमें ये है, सेकेंडली आप ये देखें कि आप उन ऐप्स पर, अगर आपका बच्चा आपका मोबाइल भी यूज़ कर रहा है तो उन ऐप्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, आप इन चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दें, ऐसे पासवर्ड्स लगा दें जो आपका बच्चा उन ऐप्स को ओपन ना कर सके। यूट्यूब की हद तक भी आप ये देखें, वर्जन आते हैं यूट्यूब का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। किड्स ऐप है, आप वो लिमिटेड कर दें एक्सेस कि ये बच्चा ये ऐप यूज़ कर सकता है, ये वाली नहीं यूज़ कर सकता। अच्छा, इसमें ज़ारा ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है कि अब हमारे बच्चों का पेरेंट्स भी समहाउ एस्केप ढूंढते हैं कि बच्चा तंग कर रहा है, उसका ये प्रॉब्लम है, उसको खाना नहीं खा रहा तो वो टैब पे कोई चीज़ देखते हुए खाना खाएगा, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंस समहाउ, जो कि पेरेंट्स के एंड से आई डोंट नो कि वो गलत है या सही, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट वही बात है कि इतनी बिजी लाइफ है और बच्चों के पास ऑल्टरनेट इस तरह नहीं है कि उनके पास फिजिकल एक्टिविटी के अलावा जो वो स्कूल में स्पोर्ट्स करके आ रहे हैं कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी नहीं है। बिल्कुल, वो एक्टिविटीज़ हमें खुद से ऐड इन करने की ज़रूरत है। अब देखें, आपने कहा कि पेरेंट्स क्या करते हैं, मदर्स क्या करती हैं कि टैब दे दिया, आगे खाना रख दिया और ख़ुद कहीं और आप बिज़ी हो गए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप देखें कि अगर हम एडल्ट्स हैं तो हमें भी कहा जाता है कि खाना खाने के टाइम पर आपका जो पूरा फोकस है वो आपके मील पर होना चाहिए, ना कि आपके सामने एलईडी लगी हुई है या आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपकी बॉडी को वो नरिशमेंट नहीं मिलती, आपके मील की जो आप न्यूट्रिशन आपको मिलनी है वो ज़ीरो हो जाती है। और इस पे भी रिसर्चेस हैं। और इवन आप अब तो ये होता है कि 2 साल का भी अगर हमारा बच्चा है वो खाना नहीं खा रहा तो हम क्या करते हैं, उसको स्क्रीन प्रोवाइड कर देते हैं और हम कहते हैं कि जी अब ये खाना खा लेगा। नहीं, उसका टोटली आपके बच्चे की जो ब्रेन न्यूरोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। बच्चों में अगर हम देखें तो उनकी स्पीच डिलेज़ आ जाते हैं और स्पीच जो है उनके डिलेज़ इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि बच्चा बोलता ही नहीं है। फिर हम थेरेपीज़ के लिए हमारे पास ही आप आते हैं। तो बेसिकली अगर जो चीज़ें आपको गाइड की जा रही हैं, अगर पेरेंट्स उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें तो वो चीज़ें हम इन्हेंस कर सकते हैं, बच्चों की डेवलपमेंट को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम किसी भी एज में खाना खाते हुए बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बड़े भी यही कर रहे होते हैं, छोटों ने क्या करना है, मैं आपको कह रही हूँ कि पेरेंट्स यही तो कर रहे होते हैं, पेरेंट्स अपनी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं खाना खाते हुए, बच्चे अपना टैब लेकर बैठे होते हैं, वो अपनी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अपनी गेम्स जो है वो प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा बच्चों के बिहेवियर्स चेंज होना स्टार्ट हो गए हैं। चिड़चिड़ापन, झगड़ा, लड़ाई झगड़े, ये बहुत कॉमन हो गई हैं चीज़ें। तो बच्चों की इन चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। आपको लगता है ना कि बच्चे को आपने स्क्रीन देनी भी है तो आप अपना फैमिली टाइम रखें। बिल्कुल ठीक। आफ्टर मील आप खुद बच्चे के साथ बैठें और उसको एक जो भी आपने प्रोवाइड करना है फैमिली मूवी देखें, साथ बैठ के देखें, ताकि आपको पता हो कि आपका बच्चा देख क्या रहा है। आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए आपके बच्चे के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड ज़ारा, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहें लोगों को, पेरेंट्स को रिगार्डिंग दिस? मैं पेरेंट्स को और यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चा, चाहे आपका बच्चा 2 साल का है, 7 साल का है या 13 साल का है, उनके स्क्रीन्स को कंट्रोल करें और उनको मॉनिटर करें कि आपका बच्चा जो है वो क्या देख रहा है, और अपने घर में अपना एक घर का हेल्दी इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जिसमें आपका बच्चा आए और जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, ना कि वो थ्रू सोशल मीडिया स्ट्रेंजर्स को बताए कि मेरे ये इश्यूज़ हैं और वो उनको नेगेटिवली बताएं कि आप इस पे ये कर सकते हो। आपका बच्चा आए, आपको आकर बताए कि मेरे साथ ये मसला चल रहा है और आप उसको पॉजिटिवली उसको बताएं कि ये आप अपने प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ना कि वो नेगेटिव जो है उसको लेकर चलें। इस तरह से आप अपने बच्चों को जो है थोड़ा सा मॉनिटर करना स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ज़ारा कि आप तशरीफ़ लाएं। ज़ारा अली हमारे साथ मौजूद थी जी। हमारे नफ्सियात हैं, बच्चों के जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसके ऊपर रिसर्च थी, इस पर अपना कमेंट कर दे रही थी।
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। लेकिन जाते जाते हम आपको जड़ावाला के एक नवाई गांव में लिए चलेंगे, जहां जदीद जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, जैसे हम आम शहरों में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर अभी भी टांगा गाड़ी इस्तेमाल होती है। और वो क्या है, इस हवाले से राना एहसान की रिपोर्ट देखें। मैं आपसे मिलूँगी मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। के तेज बहाव में कुछ मनाजर ऐसे होते हैं जो कभी बदलते नहीं। मैं इस वक्त जड़ावाला के एक गांव में मौजूद हूं, जहां जिंदगी आज भी तांगे की रफ्तार से चलती है। तांगा ना सिर्फ सवारी है बल्कि रवायत भी है। ये रवायती सफ़र कैसा है, आइए आपको सफ़र करवाते हैं। जदीद सहूलियात के बावजूद गाँव के बासी आज भी तांगे की थक थक करती चाल और घोड़े के खुर की टापों में वही सुकून महसूस करते हैं जो कभी हमारे बुजुर्गों के दौर में हुआ करता था। ये है गांव के रहायशी मोहम्मद असलम, जो गुज़श्ता 40 बरस से इसी तांगे घोड़े को न सिर्फ अपनी रोजी का जरिया बनाए हुए हैं बल्कि इस रवायत को भी जिंदा रखे हुए हैं। 4 किलोमीटर सफर है, 40 देवे 30 देवे ले लेना, 40 साल से मैं टांगा चला रहे हैं। मुसाफिर कहते हैं कि ये सवारी ना सिर्फ सस्ती है बल्कि हमें पुराने वक्तों की याद भी दिलाती है। इस ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, मोटरसाइकिल रिक्शियां ਉਹਨਾਂ ਦੀ बजाय टांगे घोड़े सफ़र करते हैं, सानू बहुत अच्छा फील होता है। जब तांगा गांव की गलियों में से गुजरता है तो यूं महसूस होता है जैसे वक्त पलटकर माजी में चला गया हो। तांगा घोड़ा ना सिर्फ पहियों और लकड़ियों के मजमूए का नाम है बल्कि ये एक तहजीब है, एक एहसास है और एक कहानी है जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान अली, पब्लिक न्यूज़, जड़ावाला।